Hello everyone, welcome to the series on Essays on IELTS exam. In this series, we discuss the structure for various essays, and today's topic is many believe that traditional classroom based education will be replaced by alternative methods by the year 2050. What is your opinion? First of all, let's see what are the expectations of the examiner. He wants us to know whether traditional classroom based education will be replaced by alternative methods by the year 2050. तो एग्जामिनर हमसे ये जानना चाहता है कि क्या 2050 तक ट्रेडिशनल तरीके से जैसे एजुकेशन दी जाती है, क्या उसको अल्टरनेटिव मेथड्स रिप्लेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ द डिस्कशन, कि इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर क्यों रहे हैं। टू एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड द पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स टू ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल मेथड्स। तो पर्पस हमारा ये है कि हमने एक्सप्लोर करनी है कि फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओपनिंग लाइन के ऊपर डिस्कशन, जिसमें हम इस इशू के टाइम पीरियड, स्केल और इम्पैक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो एज वी प्रोग्रेस फर्दर इनटू द डिजिटल एज, द लैंडस्केप ऑफ एजुकेशन इज़ रैपिडली इवॉल्विंग। जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डिजिटल एज में, एजुकेशन का जो एरिया है उसमें रैपिड मतलब बहुत तेज एवोल्यूशन हो रहा है। By the year 2050, the traditional classroom-based education system may face significant transformation. और 2050 तक जो ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंज होगी, विद अल्टरनेटिव मेथड्स पोटेंशियली बिकमिंग मोर प्रेवलेंट। जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएंगे। And this shift could have wide-reaching implications for students, educators and educational institutions worldwide. और इस शिफ्ट का इन्फ्लुएंस किस किस के ऊपर पड़ेगा? स्टूडेंट्स पे, एजुकेटर्स पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंट्रोडक्शन के सेकंड लाइन में हम सेकंड सेक्शन में हम करेंगे डिस्कशन टेंटेटिवनेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द इशू फॉर ओपिनियन। तो हमने इशू को टेंटेटिव रखना है ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन। कंक्लूजन के टाइम पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कोई साइड लेनी है जहाँ बैलेंस्ड व्यू देना है। तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गिवन द डायनामिक नेचर ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड एजुकेशनल इनोवेशंस, इट इज़ एसेंशियल टू एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ऑल्टरनेटिव एजुकेशनल मेथड्स एंड देयर लाइक्लीहुड ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन बाय 2050। तो एक हमारे पास है डायनामिक नेचर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की डायनामिक नेचर है, वो भी चेंज होते जा रहे हैं। जो एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में, नई टेक्नोलॉजी आने से वो डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है एंड एजुकेशन में इनोवेशंस भी लगातार आती जा रही हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में एजुकेशन मूव कर रही है और अगले 30 साल तक क्या क्या हो सकता है। इसलिए इट इज़ एसेंशियल टू एग्जामिन द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। इसीलिए हमें इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों को एग्जामिन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि 2050 तक क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन को ट्रेडिशनल मेथड्स रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स फॉर सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हम करेंगे सपोर्ट ऑल्टरनेटिव मेथड्स को। मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड्स को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से आर्गूमेंट्स हो सकते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड इंटरैक्टिव एंड पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में स्ट्रगल टू मैच। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ क्या हो रहा है, हमें कुछ टूल्स मिल रहे हैं जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ये सारे एक पर्सनलाइज्ड मैनर में किसी भी लर्नर को इंटरैक्टिव तरीके से लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं।
ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस ट्रेडिशनल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्लास का नंबर बहुत बड़ा हो सकता है और उसमें इंडिविजुअल और पर्सनलाइज अटेंशन देना टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। Alternative methods offer greater flexibility in terms of time and location, making education more accessible to diverse populations, including working professionals and individuals in remote areas. तो जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं और एक्सेसिबल भी हैं। स्टूडेंट किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, उसके लिए इस सिस्टम को एक्सेस करना आसान है, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल इंडिविजुअल जो हैं रिमोट एरियाज़ पे कहीं पे भी कोई हो, वो सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज को एक्सेस आसानी से कर सकते हैं और कहीं पे बैठ के भी, और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी में टाइमिंग भी आती है, किसी भी टाइम पे और किसी भी लोकेशन पे दोनों चीज़ों में वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास है कस्टमाइज्ड लर्निंग। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग जो प्लान होते हैं, दे कैन बी क्रिएटेड थ्रू अडेप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजीज़, creating to individual learning styles and paces, which can lead to more effective and engaging education. तो कस्टमाइज कर सकते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है, वो लर्नर के बिहेवियर और उसकी पेस ऑफ लर्निंग के हिसाब से, किस गति पे कितनी जल्दी वो चीज़ों को सीख रहा है, उस हिसाब से उसके लिए एंगेजिंग एक्सरसाइजेस और मटेरियल क्रिएट कर सकता है। तो कस्टमाइज लर्निंग एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अल्टरनेटिव मेथड्स का। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऑनलाइन एंड अल्टरनेटिव एजुकेशनल मेथड्स कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, मेकिंग एजुकेशन मोर अफोर्डेबल। तो अल्टरनेटिव मेथड्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं, उसमें कम कॉस्टिंग लगती है, क्योंकि क्लासरूम्स नहीं बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना, जिससे एजुकेशन अफोर्डेबल हो सकती है जिन्होंने एजुकेशन गेन करनी है, क्योंकि जिन्होंने एजुकेशन देनी है उनकी इनिशियल इनपुट कम है, तो वो भी नए नए वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, और क्योंकि उनका खर्चा कम हुआ है इसलिए वो कम फीस लेके भी एजुकेशन, एक स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हम देखते हैं कि जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। और हमारे पास अब नेक्स्ट सेक्शन है पॉइंट्स फॉर थर्ड पैराग्राफ, जिसमें हम सपोर्ट करेंगे ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग को और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि उनकी रेलेवेंस अभी भी है और फ्यूचर में भी रहेगी। फर्स्ट पॉइंट इज सोशल इंटरेक्शन। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स प्रोवाइड वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ for social interaction, collaboration, and the development of communication skills, which are essential for personal and professional growth. तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है वो सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करता है, क्योंकि रियल लाइफ में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके एजुकेशन गेन करते हैं, तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल की पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। द स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम्स कैन हेल्प इंस्टिल डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम जो ट्रेडिशनल है उसका एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, एक निश्चित समय पे वो क्लास लगेगी और उसी टाइम पे स्टूडेंट को वहाँ होना पड़ेगा, तो उसमें डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं स्टूडेंट्स, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने उस समय पे वहाँ पहुँचना है और अपना काम ग्रेजुअली कर करके, क्योंकि इवेल्युएशन भी रियल लाइफ में ही होने वाली है, तो वो भी उन्होंने करना है। और नेक्स्ट पॉइंट है इस कैटेगरी में हैंड्स ऑन लर्निंग। सब्जेक्ट्स दैट रिक्वायर हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस such as laboratory sciences, arts, and physical education are more effectively taught in physical classroom setting. तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हैंड्स ऑन लर्निंग चाहिए, जिसमें टीचर या इंस्ट्रक्टर आपके सामने आपके साथ हो तो वो अच्छे से हम सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें मिलता है उससे। जैसे लेबॉर्ट्री वाले प्रोजेक्ट
जो कि साइंस के सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों, उसमें हमें फिज़िकल लाइफ में ही देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे करने हैं। और बहुत सारे आर्ट्स हो सकते हैं जिसमें पेंटिंग, स्कल्पचर, कई कुछ हो सकता है। उसके लिए भी हमें टीचर की फ़िज़िकल फॉर्म में रिक्वायरमेंट होगी। और उसके साथ ही फ़िज़िकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसको वीडियो देख के हम सारे एक्सरसाइजेज वगैरह सीख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें कोई एक्सरसाइज करते हुए कोई इंजरी होती है तब हमें ट्रेडिशनल क्लास में उसी टाइम पे इमीडिएटली एक सपोर्ट मिल सकती है, जो कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स में पॉसिबल नहीं है। और लास्ट पॉइंट है इस कैटेगरी में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इन ट्रेडिशनल क्लासरूम्स fosters mentorship, guidance, and immediate feedback, which are crucial for holistic development. जब ट्रेडिशनल क्लासेस में डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो उससे एक मेंटरशिप का रोल बढ़ता है। टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते हैं और वो उनसे गाइडेंस लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। और उसके साथ साथ ही इमीडिएट फीडबैक दे सकता है टीचर स्टूडेंट्स को, जो कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो हम अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पे, जो है कंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना है समराइज की आर्गुमेंट्स। इसमें हमने क्या लिखना है? रीइटरेट द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कस्टमाइज्ड लर्निंग एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल्टरनेटिव मेथड्स, एज वेल एज the importance of social interaction, structured environments, hands-on learning and teacher-student relationships in traditional classrooms। तो हमने अपने कंक्लूजन को इस तरीके से स्ट्रक्चर करना है कि पहले हम बताएंगे कि जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की एक्सेस मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है, कस्टमाइज लर्निंग है हर स्टूडेंट के लिए, और ये मेथड्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं। पर इसके साथ साथ ही जो सेकंड पैराग्राफ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें सोशल इंटरेक्शन, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, वो सिर्फ ट्रेडिशनल क्लासरूम में ही पॉसिबल है। ऑल्टरनेटिव मेथड्स में ये चीज़ें डेवलप करना, इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमने बैलेंस करना है बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स दोनों को। Highlight the need to balance the advantages of alternative methods and the enduring strengths of traditional classroom based education। तो यहाँ पे हम अपना ओपिनियन देंगे कि हमने ये हाईलाइट करना कि एडवांटेजेस हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स के बहुत एडवांटेजेस हैं, पर बहुत सारे स्ट्रेंथ हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन के। तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, हमें दोनों को मिक्स एंड मैच करके आगे बढ़ना चाहिए। और जिसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे नेक्स्ट पॉइंट वाली, एम्फसाइज अ हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड मतलब जिसमें दोनों के बेनिफिट्स इंक्लूडेड होंगे। एडवोकेट फॉर अ हाइब्रिड अप्रोच दैट इंटेग्रेट्स द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेथड्स टू क्रिएट अ मोर इफेक्टिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। तो हाइब्रिड में हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। एक तो इफ़ेक्टिवनेस है जो हमें मिलती है ऑल्टरनेटिव मेथड्स में, और दूसरा है इंक्लूसिवनेस जो हमें मिलती है ट्रेडिशनल मेथड्स में। तो जो हाइब्रिड सिस्टम हमें बनाना चाहिए, जो बनना चाहिए, वो होगा जिसमें दोनों को हम मिक्स एंड मैच करेंगे। तो कंक्लूडिंग लाइन में हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, कॉल फॉर अडेप्टेशन एंड इनोवेशन। Encourage educational institutions and policymakers to adapt and innovate, ensuring that the education system evolves to meet future needs while preserving essential elements of traditional education। तो हमें ऐसे इसको एंड करना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी मेकर्स दोनों को इनकरेज करना चाहिए अडेप्ट करने के लिए चेंजेस टेक्नोलॉजीज़ के साथ, और इनोवेट करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको कैसे इनोवेट करके हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ताकि इंश्योर कर सकें कि एजुकेशन सिस्टम इवॉल्व करता रहे और फ्यूचर में जो नीड्स हैं उनको भी मीट करे, उनको भी पूरा करे। उसके साथ साथ ही जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के, उनको भी प्रिजर्व किया जा सके। तो ये थी डिस्कशन।
आज के टॉपिक पे कि 2050 में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कितने मॉडर्न चेंजेस आ सकते हैं, कितना हमें ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।